Hey everyone, welcome to my channel Discover Study with your Political Science mentor प्रीति बोरा। दोस्तों आज मैं आपको कराने वाली हूँ 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। दोस्तों मैंने आप सभी के कमेंट्स पढ़े, जो कि आपको पता है कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड उसके हिसाब से जो आप डिमांड करते हो ना, उस हिसाब से मैं आपको लेक्चर देती हूँ। तो आप सभी लोगों ने बोला था कि मैम हमको ना ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा कोर्स करा दो, ठीक है। और आईआर के भी करंट अफेयर की बात हुई है, बट वो मैं नेक्स्ट वीक कराऊंगी, राइट। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऑलरेडी 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुके हैं। उसके अलावा इस पूरे हफ्ते क्या हो रहा है कि 20 मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं और अभी पूरे 5 दिन आपके 20 रोज आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन से टॉपिक से, ठीक है। जिसमें आप सभी को बहुत कन्फ्यूजन होती है और आपका हिंदी कंटेंट तो बिल्कुल मिलता ही नहीं है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, कमेंट ज़रूर किया करो, ठीक है। बिल्कुल बिना कमेंट के रहना ही नहीं है, ठीक है। कमेंट आपको करना ज़रूरी है और जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतनी ज़्यादा डिमांड सुनी जाएगी, तो इसलिए आपको क्या करना है, शेयर करना है हर जगह, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हमारा टॉपिक है टेलर का फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है। अब हिंदी वाले सोच रहे होंगे कि बट डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ कराने वाली हूँ, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। जो टेलर है ना, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, FW टेलर, उन्होंने क्या बोला था, फंक्शनल फोरमैनशिप का एक कॉन्सेप्ट दिया था। अब ये क्या होती है फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है। फंक्शनल यानी कि होता है कि किसी का एक काम, कुछ एक फंक्शन, कुछ एक क्षमता, कुछ काम करने की फोरमैनशिप। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि जो है ना, आपका हर एक जो काम करने वाला श्रमिक है, ठीक है, जो वर्कर है, उसको क्या करना चाहिए, उसको 8 नैरोली स्पेशलाइज्ड सुपरवाइजर में यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 लोगों ऑर्डर ले सकते हो, 8 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर 8 से ज़्यादा ऑर्डर लोगे तो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि जो सुपरवाइजर है वो जनरल है, इन्होंने बोला स्पेशलाइज, यानी कि हमने 8 लोगों को कैसे अलाउ किया, क्योंकि वैसे तो अगर मैं बोलूँ यूनिटी ऑफ कमांड का कॉन्सेप्ट क्या है कि यार सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, लेकिन स्पेशलाइज क्या है कि जैसे कि समझ लो मैं हूँ, अगर मुझे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी तो मैं टेक्निकल वालों के पास जाऊँगी, मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी तो फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेशन वाली प्रॉब्लम तो एडमिनिस्ट्रेशन वाले के पास। तो ये कह रहे हैं कि जो भी स्पेशलाइज सुपरवाइजर हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 8 लोगों से ऑर्डर ले सकते हो। और वर्कर्स की 9 क्वालिटीज़ होती हैं, ये क्वालिटीज़ हम आगे अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेलर का टाइम स्टडी। अच्छा, टेलर का जो टाइम स्टडी आपसे पूछा जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि टाइम स्टडी है क्या, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आया था। और टाइम स्टडी यूज़ किया है, किस कौन उसको लेके आया है, तो ये 3 प्रकार के इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम स्टडीज़ की बात करूँ तो पहला टाइम, जॉब की कोई भी जॉब, कोई भी आप काम कर रहे हो उसमें कितना समय लग रहा है, समय को अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि यार एक कोई काम करने में आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसको कम करना है, तो क्या करोगे आप, जो शॉप फ्लोर है, शॉप फ्लोर यानी कि जहाँ पे एक्चुअल काम होता है, ठीक है, वहाँ पे आप देखोगे कि यार बल्कि एक बंदा क्या करे, वो एक बार बार करे, सो दैट उसको क्या हो, उसको स्पेशलाइजेशन, उसकी दक्षता बढ़े, उसकी एफिशिएंसी बढ़े और उसकी कैपेसिटी बढ़े, ठीक है। और उसका जो काम है वो कम समय पे हो जाए, प्रॉपर रूटीन हो, राइट। ये होती है आपकी टाइम स्टडी। दूसरा है आपका टेलर्स का मोशन स्टडी। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको इधर ही मिल गया, ये मोशन स्टडी है वो किसने दी है, वो टेलर ने दी है। दूसरी बात, ये जो मोशन स्टडी है इसमें करते क्या है, मोशन का मतलब क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर जब भी काम कर रहे हो मोशन लग रहा है, यानी कितना आप इधर उधर घूम रहे हो, किस तरह पूरा प्रक्रिया हो रही है, प्रोसेस हो रही है, प्रोसीजर हो रहा है, राइट। वो तो ये कह रहे हैं कि यार अगर मैंने आपको बोल दिया मैगी बनाओ, ठीक है, तो मैगी बनाने में आप क्या कर रहे हो कि यार आप पानी भी आप ही उबाल लो, सारा तुम एक एक करके काम कर रहे हो, राइट। आपने वो, और वो भी क्या है, वेजिटेबल्स वाली। तो क्या कर रहे हो आप, एक एक करके पहले उबाल के रखा, फिर वेजिटेबल सॉर्ट किया, फिर उसके बाद पूरा डाल रहे हो, तो बहुत टाइम लगेगा। इससे बढ़िया क्या है, स्टैंडर्ड बना लो कि मैगी बनानी, एक साइड से उबालने रख दिया, एक साइड से चॉपिंग हो रही है, सब्जी बना रहे हो, यानी कि सारा काम जो इकट्ठे कर रहे हो, स्टैंडर्ड बना रहे हो कि यार इस क्वालिटी का सामान चाहिए और किस प्रोसीजर, प्रक्रिया डिफाइन कर रहे हो, तो वो क्या है आपका मोशन स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका, अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी आता है कि ब्यूरोक्रेसी, जो ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही जो शब्द है वो सबसे पहले फर्स्ट किसने कॉइन किया था यानी कि गढ़ा था, तो आपका आंसर होता है विंसेंट दे गॉर्नी, ठीक है। विंसेंट दे गॉर्नी ने इस शब्द को गढ़ा था। दूसरा क्या है कि मैं
द सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, राइट। सो मैक्स वेबर किससे संबंधित है? नौकरशाही का जो सिद्धांत है यानी कि ब्यूरोक्रेसी थ्योरी से संबंधित है। ठीक है। अभी क्या बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी को, नौकरशाही को किस तरीके से बोलते हैं मैक्स वेबर? तो मैक्स वेबर का मानना है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, ये रैशनल यानी कि तर्क संगत, ठीक है, तर्कगत, और लीगल यानी कि आपका न्यायिक बेसिकली रास्ता है किसका? रीजन का। यानी कि ये बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में सब कुछ टेक्निकल है। टेक्निकल का मतलब क्या है कि डिफाइंड रूल्स हैं, यानी कि पूरे शर्तें, कानून सब के बेसिस पे चलता है। हायरार्की है, पदानुक्रम है, यानी कि हर एक कोई भी कम्युनिकेशन आता है तो आपको पूरी एक हायरार्की पद को मतलब मैनेज करते हुए कम्युनिकेशन करना है। ये नहीं कि आप सीधे जाके सबसे ऊपर वालों के पास चले गए, नहीं। रूल बेस्ड सिस्टम है, नियम आधारित व्यवस्था है, कानून के बेस पे। और दूसरा क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर है कि हर एक इंसान को उसके रोल्स, उसका दायित्व पता है, उसका स्पेशलाइजेशन पता है। और रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है, वो भी लिखित फॉर्म में, राइट। इस तरीके से मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी को बताया था। नेक्स्ट आता है कि ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब ये ग्रेट इल्यूमिनेशन जो एक्सपेरिमेंट है वो किससे संबंधित है? वो एल्टन मयो से संबंधित है। तो एल्टन मयो ने 1924 से 1927 तक ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने बोला था कि यार देखो, मैं दो ग्रुप पे काम करता हूँ। एक तो होता है टेस्ट ग्रुप, जिसको मैं टेस्ट ले रहा हूँ, और दूसरा है कंट्रोल ग्रुप, नियंत्रण ग्रुप। तो इन्होंने एल्टन मयो और फ्रिट्ज जूल्स रॉदर्सबर्गर ने मिलके क्या किया था कि देखा था कि यार एक ग्रुप को काम करने दिया, दूसरे ग्रुप को क्या करा था? दूसरे ग्रुप को प्रॉपर आपने क्या करा है कि ज़्यादा लाइट वगैरह में काम करने दिया, ये सब। तो उनको बेटर एक कंडीशन अच्छी दी, ठीक है, बेटर कंडीशन दी काम करने की, और इसकी वजह से उनका जो आउटपुट है वो इंक्रीज हुआ, राइट। नेक्स्ट है आपका रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। इसको ना क्रोनोलॉजी में भी लगाने को बोलते हैं कि पहले कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ है और बाद में कौन सा। तो रिले असेंबली, रिले रेस पता है ना, दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे वो जो रेस होती है। तो इन्होंने बोला था कि 1927 से 32 तक का है ग्रुप्स बनाए, ठीक है। इन्होंने बोला कि यार हम क्या करते हैं ना, एक ग्रुप को ना इंसेंटिव्स देते हैं कि पीस रेट वेजेस की। यार देखो, अब मैंने आपको एक पीस रेट वेजेस की, एक वो प्रोडक्ट बनाएंगे उस हिसाब से वो उनको काम तो दे रहे हैं, पैसे तो दे रहे हैं, साथ ही साथ जितने ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं एक्स्ट्रा इंसेंटिव, एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। और दूसरों को काम कराए ड्यूरेशन के हिसाब से कि यार इतने घंटे में तुम्हें जितना बनाना है बना लो प्रोडक्ट। तो इन्होंने देखा कि जिनको इंसेंटिव की जो स्पीड थी वो कुछ ज़्यादा ही थी। और इन्होंने वर्कर्स को भी बोला कि यार आप क्या सोचते हो, आप बताओ अपने बारे में कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो वो लोगों को भी लगा कि यार हाँ, हमारा रिस्पॉन्स पूछ रहे हैं, तो उनको पॉजिटिव फील हुआ, ठीक है, सकारात्मक। उनको लगा कि यार हाँ, हमारा वैल्यू है यहाँ पे, और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदार महसूस किया इन्होंने, राइट। नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन एटीट्यूड एक्सपेरिमेंट, कि ह्यूमन का एटीट्यूड और सेंटीमेंट जो है, भावना, उससे रिलेटेड, ठीक है। 1928 से 1931 तक ये एक्सपेरिमेंट हुआ। इसमें ना वर्कर्स को अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है, अवसर मिला कि वो अपने आप को फ्री रूप से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उनको वर्कर फ्रेंडली कंडीशन दी गई चाहिए, उस हिसाब से आपकी कंडीशन दी गई। तो उनको लगा कि यार हाँ, जो वर्कर्स को अगर ऐसा आप वैल्यू देते हो तो उनका आउटपुट एक्चुअली इंक्रीज करता है, राइट। नेक्स्ट है आपका सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सामाजिक संगठन, और बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट। ये जो बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट है 1931 से 32 का, इसमें क्या करा गया, इसमें 3 ग्रुप बनाए गए, और इन 3 ग्रुप में क्या करा, एक तरीके से कंपटीशन कि यार आप ना हर एक ग्रुप का एक प्लान बना के आओ, और जो ग्रुप बेस्ट प्लान देगा उसको इंसेंटिव मिलेंगे, यानी कि उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, इस तरीके से। तो इसमें देखा गया कि किस तरीके से ग्रुप की डायनामिक्स क्या है, ग्रुप का क्या इंपॉर्टेंस है, टीम वर्क का क्या इंपॉर्टेंस है, वो इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया। नेक्स्ट आता है पीटर ड्रकर, बेसिकली क्रिटिसाइज करते थे ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को, जो रिलेशन थ्योरी के हमने 4 देखे हैं। तो उन्होंने बोला था कि यार ये इसलिए इसको क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, किसके बारे में, आर्थिक जो डायमेंशन है ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, उसके बारे में। ये सिंपल बोल रहे हैं कि यार ह्यूमन बेस्ड है बहुत ज़्यादा, लेकिन अपना ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली आर्थिक उस पर चलता है, इसलिए पीटर ड्रकर ने इसे क्रिटिसाइज किया, आलोचना की। नेक्स्ट आता है आपका हेनरी फेयोल का प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हेनरी फेयोल ने बेसिकली आपको पता है 14 प्रिंसिपल दिए हैं, ठीक है, किसके, संगठन के। तो 14 के 14 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ये बोलते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क करो, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे यानी कि काम बांटना है, किस बेसिस पे, साइंटिफिक बेसिस पे,
राइट, साइंटिफिक बेसिस पे बांटो, क्योंकि यार हर एक का आपको पता है काम ऐसा है कि अगर आप जितना एक बंदे से रिपीटेडली सेम काम कराओगे तो उतना उसकी स्पीड बढ़ती है, राइट। इसलिए साइंटिफिकली आप काम को बांटो, जो वर्कर्स हैं उनको भी साइंटिफिक बेसिस पे लो। हर एक वर्कर की अपनी अथॉरिटी होनी चाहिए, अपना दायित्व होना चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, अधिकार और जिम्मेदारी होनी चाहिए। उनमें क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि उनका यानी कि वो सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर लेंगे ताकि वो कंफ्यूज ना हो। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि अगर उनके ऊपर से ऑर्डर आएगा, ऐसा नहीं है कि उसके नीचे वाला उसको ऑर्डर कर रहा है, राइट, एक ही डायरेक्शन से। अब है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये कहते हैं कि यार जो आपके निजी हित है ना उसको आप थोड़ा नीचे रखो और आपके जो जो हित है और आपके जो साधारण जो इंटरेस्ट है उसको ऊपर रखो, ये बोलते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, यानी कि जो पर्सनल है जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उस तरीके से उनको पैसा मिलना चाहिए, इंसेंटिव्स मिलने चाहिए। नेक्स्ट बोलते हैं कि संगठन में सेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्रीकरण होना चाहिए। केंद्रीकरण इसलिए क्योंकि अगर एक अथॉरिटी रहेगी तो उसका डर रहेगा एंड उसी हिसाब से सारा डेफिनेट वाला काम होगा। नेक्स्ट स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या बोलता है, देखो स्केलर चेन मैं आपको इधर बना के दिखाती हूँ। स्केलर चेन होती है कि जैसे मैं है ही, ठीक है, मैं डी हूँ, ठीक है, उसके बाद अगर मेरे ऊपर कोई सी है, उसके ऊपर बी है, उसके ऊपर ए है, ठीक है। अगर इस तरीके से मेरी चेन है तो आपको पता है ए से बी, बी से सी से डी सारे ऑर्डर्स जाएंगे और डी से सी से बी और बी से ए क्या होगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी जाएगी। तो ये प्रॉपर एक चेन मेंटेन रहती है, ये नहीं कि डी डायरेक्टली ए के पास चले जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और आपको पता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो जैसे समझ लो ये भी डिपार्टमेंट है, तो क्या होता है कि अगर ऐसे डी को जी से बात करनी हो तो क्या वो डी पहले सी के पास जाएगा, फिर बी के पास, फिर ए के पास, फिर ए ई को बोलेगा, एफ को बोलेगा, जी को बोलेगा, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं। अगर डायरेक्ट बात करनी है तो आप एक डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, आप डी से जी तक इनफॉर्मल, ठीक है, अनौपचारिक रूप से बात कर सकते हो और इस मेथड को क्या बोलते हो, गैंग प्लैंक, ठीक है, गैंग प्लैंक। और याद रखना गैंग प्लैंक हमेशा सेम लेवल पे लगता है, ऐसा नहीं है कि डी इसको यूज करके एफ से बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, एक मिनट, ऑर्डर, यानी कि हर एक चीज का ऑर्डर होना चाहिए, इक्विटी, समानता, इक्वल फील करेंगे तो मोटिवेटेड भी रहेंगे, प्रेरक रहेंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द पर्सन, यानी कि जॉब ना उनकी परमानेंट होनी चाहिए, ठीक है, जॉब का टेन्योर फिक्स्ड होना चाहिए। इनिशिएटिव, हर एक वर्कर के पास ये एटलीस्ट दायित्व हो कि यार वो इनिशिएटिव कुछ कर ले पाए। स्पिरिट दे कॉर्प, यानी कि है कि टीम वर्क, साथ में मिलके काम करो, राइट। नेक्स्ट आता है का मूनी और रायली का प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मूनी और रायली का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रिंसिपल। तो ये बेसिकली 4 प्रिंसिपल बोलते हैं। पहला बोलते हैं कि यार ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में कोऑर्डिनेशन यानी चाहिए सो दैट कि आपका संगठन में सारी चीज़ें ढंग से हो सके। स्केलर प्रोसेस होनी चाहिए। स्केलर प्रोसेस अभी मैं ऊपर ये बता के आई हूँ आपको, ठीक है। ये क्या है, स्केलर प्रोसेस, यानी कि पूरा औपचारिक रूप से पदानुक्रम बेसिस पे आपका कम्युनिकेशन की संचार हो। तीसरा है फंक्शनल इफेक्ट, यानी कि अपने अपने फंक्शन जो भी जिस एरिया में स्पेशलाइजेशन है उस एरिया में काम हो। और चौथा ये बोलते हैं लाइन एंड स्टाफ। लाइन एंड स्टाफ का मतलब क्या है, लाइन क्या होती है, लाइन होती है भाई जो कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, ठीक है, जो डिसीजन लेती है वो वाली अथॉरिटी को हम बोलते हैं लाइन, यानी कि जो सबसे टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। और स्टाफ कौन होता है, स्टाफ वो हेल्पर्स होते हैं जो एड करते हैं और एडवाइस करते हैं लाइन को डिसीजन लेने में, यानी कि इनका काम होता है सहायक की तरह काम करते हैं आपके स्टाफ। नेक्स्ट आता है आपका स्केलर चेन। स्केलर चेन मैंने आपको बताया, स्केलर चेन होता है ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल यानी कि औपचारिक तरीके से कैसे कम्युनिकेशन यानी कि संचार होता है, ठीक है। सो इसमें ये बोलते हैं कि जैसे ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ जी एच, ठीक है। अगर मैंने बोला ऊपर से क्या आता है, ऊपर से नीचे हमेशा अथॉरिटी आती है, ठीक है, अथॉरिटी, अधिकार, ऊपर से नीचे आप ऑर्डर देते हो ना पूरा, और नीचे से ऊपर क्या जाता है, नीचे से ऊपर हम क्या करते हैं, जवाब देते हो, आंसर देते हो। अकाउंटेबिलिटी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आती है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, जवाबदेही और रिस्पॉन्सिबिलिटी, याद रखना। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि कमांड की एकता होनी चाहिए, यानी कि आपका सिर्फ एक बॉस होना चाहिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि यार करना क्या है हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में,
नेक्स्ट है कोलेजियम सिस्टम, समझा होगा। कोलेजियम का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि यार आप कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय लेने की प्रक्रिया, जो कि सामूहिक सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया, किसी एक की नहीं सुनी जाएगी बल्कि जाएगी। जैसे कि आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, कुछ कमिटी होती है, ये सब कॉलेजियलिटी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है 9 क्वालिटीज ऑफ अ गुड फॉरमैन। ठीक है, एक गुड अच्छे फॉरमैन की 9 क्वालिटीज क्या है? पहला, एजुकेशन होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। दूसरा, स्पेशल और टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, कुछ स्पेसिफिक और टेक्निकल तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। मैनुअल डेक्सटेरिटी एंड स्ट्रेंथ, दिमाग तेज होना चाहिए और क्षमता होनी चाहिए। टेक्ट मतलब चालाकी, आपका एनर्जी मतलब काम करने के लिए एनर्जी हो। ग्रिट हो, ठीक है, समझ सके कि क्या सही है क्या गलत है। ऑनेस्टी हो, सच्चाई हो। जजमेंट हो, उसको पता हो कि क्या चीज़ कब क्या करना है। और अच्छी एक हेल्थ हो। ठीक है, ये सारी आपकी गुड फॉरमैन की क्वालिटीज़ हैं। नेक्स्ट आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो कॉन्सेप्ट है ना, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी कि वैज्ञानिक रूप से जो प्रबंधन है, वो वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो सबसे पहले यूज़ किसने किया है? लुइस डी ब्रांडिस ने करा है 1910 में। ठीक है, ये याद रखना। और फिर इसको आपने सबसे पहले कॉइन, ठीक है, ये बेसिकली गढ़ा है लुइस डी ब्रांडिस ने। एंड उसके बाद यूज़ किया है 1911 में आपके फ्रेडरिक विंसलोव टेलर ने अपनी बुक प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में। नेक्स्ट आता है पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम किस लिए यूज़ होता है कि यार मैं पेमेंट करूंगा, यानी कि अगर मैंने आप एक कुर्ता खरीदा तो मैं कुर्ते के हिसाब से पेमेंट करूंगा, चाहे अब उसमें कितने भी पैसे लगे, आपको कितना भी टाइम लगे बनाने में, राइट। नेक्स्ट आता है आपका लाइन और स्टाफ। ठीक है, लाइन क्या होती है? लाइन वो वर्क फोर्स होती है जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करती है, डिसीजन लेती है। और स्टाफ क्या होता है? स्टाफ वो सहायक चीफ एग्जीक्यूटिव्स वगैरह होते हैं जो कि आपको प्लान करने में, कुछ चीज़ों को योजना बनाने में और नीतियाँ लाने में हेल्प करते हैं, किसकी? लाइन की। ठीक है, और एक ऑक्सिलरी स्टाफ भी होता है जो बचे कुचे काम करता है। तो ये थे आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब कल हम कर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आप बिल्कुल मिस मत किया करो एंड प्लीज़ शेयर किया करो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।